आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। और आज बात करेंगे उस महागठबंधन की जो सीटों के बंटवारे में तो अब तक फेल साबित होती नजर आ रही है, लेकिन अब पद यात्रा पॉलिटिक्स के जरिए एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, एक तरफ जहां विपक्षी दलों का महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों पर सहमति नहीं बना पा रहा, तो वहीं अब सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर अपने गठजोड़ को मजबूत दिखाने की राजनीति पर काम कर रहा है। तो वहीं इस पदयात्रा पर बीजेपी की ओर से भी गिरिराज सिंह ने कहा कि चोर अगर चोरी के खिलाफ बोलेगा तो कौन सुनने वाला है। ये कौन लोग बोलेंगे जिन्होंने पूरे राज्य को बदनाम कर दिया। रैली राहुल गांधी करे या फिर तेजस्वी यादव करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या पैदल चलकर मतदाताओं का भरोसा जीतना इतना आसान है? क्या ये पदयात्रा मतभेदों पर पर्दा डाल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जिससे सीटों की गुत्थी को भुलाया जा सके? तो चलिए आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे पदयात्रा की सियासत का विश्लेषण। किसके साथ कौन चल रहा है, कौन अभी भी नाराज है और क्या इस सफर में विपक्ष एकजुट होकर सत्ता तक पहुंचने की राह बना पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार में 20 साल से आरजेडी और कांग्रेस 4 दशक से सत्ता से बाहर है और ऐसे में अब कांग्रेस एक बार फिर अपनी हारी हुई उम्मीद को जगाने के लिए जनता के बीच जाना चाहती है पद यात्रा के जरिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में पदयात्रा निकालेगी। 10 अगस्त को सासाराम से यात्रा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यात्रा करीब 15 दिनों की हो सकती है और ये योजना कुल 22 जिलों में जाने की है। और इसके साथ ही यात्रा से राहुल गांधी संग तेजस्वी यादव भी जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ये यात्रा हाइब्रिड मोड पर होगी, थोड़ा पैदल चलेंगे और फिर गाड़ी से यात्रा इसकी शुरू करेंगे। इस यात्रा के जरिए माना जा रहा है कि महागठबंधन के दोनों नेता बिहार के मतदाताओं के बीच जाकर कई मुद्दों पर बात करेंगे, खासकर एसआईआर और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर। इसके साथ ही इस यात्रा पर सवाल उठाने की एक वजह जातीय जनगणना भी है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी द्वारा लगातार बिहार में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल और मोदी सरकार द्वारा न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद इस घोषणा से बिहार में विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छिन गया था, जिसके बाद अब विपक्ष के पास मुद्दों की जो कमी है वो कहीं ना कहीं साफ नजर आती है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी छवि को फिर से बिहार में सुधारने के लिए इस यात्रा को निकाल रही है, जिसके बाद इस यात्रा को लेकर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आने लगी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चोर अगर चोरी के खिलाफ बोले तो कौन भरोसा करेगा। गिरिराज ने राहुल गांधी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग खुद राज्य को बदनाम कर चुके हैं वे अगर अब लोकतंत्र और वोटर लिस्ट की बात करेंगे तो जनता उन पर आखिर कैसे भरोसा करे। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी के समय के जंगल राज की भी याद दिलाई और कहा बिहार को जंगल राज जिन्होंने दिया है वो पदयात्रा की बात कर रहे हैं। आज जब वो खुद घोटालों और भ्रष्टाचारों के आरोप में घिरे हैं तो इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार फिर से आने वाली है। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हमने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत दिए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने चुनाव आयोग को कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी झूठ बोलने का ठेका ले चुके हैं। अगर उनके पास वास्तव में कुछ होता तो आज वो देश के सामने रखते। यह सिर्फ एक भ्रम फैलाने की राजनीति है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 15 अगस्त तक तय हो जाएगा। इस तरह एनडीए गठबंधन में स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार बिहार की जनता को अपने साथ लाने का फॉर्मूला लाते जा रहे हैं, जिस पर जनता कहीं ना कहीं भरोसा भी कर रही है।
अब तक लगभग बिहार के हर वर्ग को एनडीए सरकार द्वारा साधने का प्रयास किया गया है। तो वहीं विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की उलझन से उम्मीदवारों की सूची अभी भी लटकी हुई है। एक तरफ पार्टी में टूट की खबरें जनता को कहीं ना कहीं भरोसा ना दिलाने का काम कर रही है, तो वहीं पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाले गए तेज प्रताप यादव अब खुलकर तेजस्वी यादव को चैलेंज दे रहे हैं। उधर लालू यादव को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी और कहा था कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट मामले को पूरी तरह से रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। इसके साथ ही महागठबंधन के कई नेता और खासकर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी लगातार अपना तेवर दिखा रहे हैं। वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे महागठबंधन सहयोगी शेष सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही सहनी ने एक कदम आगे बढ़ाकर उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग करी है और कहा है कि यदि नाविक का बेटा ये पद ग्रहण करता है तो उनके समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात होगी। उन्होंने साफ कहा कि वो दूल्हा बनना पसंद करेंगे, ना कि बाराती। इससे पहले भी 2020 विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने महागठबंधन से 25 सीटों की मांग की थी और साथ ही उप मुख्यमंत्री पद को भी मांगा था, लेकिन जब उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उसे छोड़कर वहां से चले गए। बाद में उन्होंने एनडीए का दामन थामा और बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे के 11 सीटें दी थी। अगर महागठबंधन आने वाले समय में जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लेती है तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर साफ साफ देखने को मिलेगा। महागठबंधन की ये पदयात्रा पॉलिटिक्स प्रयास है जनता के बीच जनसंपर्क और संवाद को बढ़ाने का, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी, सीट शेयरिंग में विफलता और बीजेपी द्वारा संचालित विश्वास घटाव की वजह से इसका प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। अब देखना होगा कि महागठबंधन इन सभी सवालों से खुद को कैसे उभारती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।